हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन, उम्दा कंटेंट सभी कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इवन सभी सब्जेक्ट्स में। तो भाई एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता ही है, तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो कोर्स बी के स्टूडेंट्स की जो हमने सबसे पहले बुक ली वो है स्पर्श भाग 2। स्पर्श भाग 2 एक ऐसी पुस्तक है जो कि काव्य खंड और गद्य खंड दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि पद्य और गद्य और पद्य। ठीक है, तो हमने पद्य सेक्शन यानी कि काव्य सेक्शन पूरी तरीके से अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम आ चुके हैं अपने गद्य सेक्शन में। तो गद्य सेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं? गद्य सेक्शन में हमने पढ़ने शुरू किया, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आया वो था बड़े भाई साहब, जो अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया। अब हम आ गए हैं अपने गद्य खंड के दूसरे और पुस्तक के 9वें अध्याय। 9वां अध्याय है डायरी का एक पन्ना। ये एक संस्मरण कह सकते हैं, ऐतिहासिक घटना कह सकते हैं, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है सीताराम सिकसरिया जी। अब सीताराम जी ने एक बहुत ही बढ़िया जो है वो चीज़ लिखी इस पूरी एक डायरी में, जिसका सिर्फ एक दिन का ब्यौरा हम इस एक पाठ में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डायरी का एक पन्ना। पहले ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि समझिएगा। क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता से पहले ही सन 1930 यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी कि अब हर साल 26 जनवरी का दिन जो रहेगा वो हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये इसका पहली बार ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को। अब इसका जो पुण्यतिथि होनी थी वो मतलब उसकी जो रिपीटेशन यानी कि पुण्यतिथि मैंने कहा बहुत गलत चीज़ थी। पहली जो आपकी वर्षगांठ थी, ठीक है, पहली वर्षगांठ इसकी मनाई गई वो थी आपकी 26 जनवरी 1931 को। उसी दिन का हम यहाँ पर पूरा ब्यौरा देखने वाले हैं कि जब 26 जनवरी 1931 को ये दूसरी बार मनाया गया तो किस तरीके से मनाया गया। और इसके अलावा बंगाल या कलकत्ता को कह लीजिए, ये कहा गया था कि वो स्वतंत्रता संग्राम में उसने किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा कलंक जो है वो बंगाल के ऊपर लगा हुआ था। तो इसी कलंक को मिटाने के लिए जो है ये पूरा बंगाल वासियों ने ये पूरा एक बहुत बड़ा जो है वो इवेंट किया, जहाँ पर आपको मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर शपथ पढ़नी थी, झंडा फहराना था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 26 जनवरी 1931 के दिन क्या क्या हुआ और किस किस तरीके से हुआ। अब इस पूरे चैप्टर में जो आपको ध्यान रखना है, ये पहली वर्षगांठ पे जो पूरी तरीके से कलकत्ता में मनाया गया उस दिन क्या क्या हुआ, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायरी का एक पन्ना। तो उससे पहले हम यहाँ पर लेखक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेखक हैं सीताराम सिकसरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवड़गढ़ में हुआ, परंतु अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। ठीक है, तो वैसे तो इनका जन्म राजस्थान के नवड़गढ़ में हुआ, लेकिन ज़्यादातर समय कहाँ बीता इनका? कलकत्ता में। ये व्यापार से जुड़े होने के साथ अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। तो ध्यान रखिए, ये एक व्यापारिक खानदान से थे, व्यापार तो था ही लेकिन साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे। इसके अलावा नारी उत्थान के बहुत सारे कार्यक्रमों का इन्होंने संचालन किया और जो है संस्थाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिश किया, जहाँ पर स्त्री शिक्षा को ज़्यादा देखिए। अभी तो स्त्री शिक्षा हम ये देखेंगे कि लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 95% जो लड़कियां हैं वो आज पढ़ाई जाती हैं। अभी भी 5% ऐसी हैं जिनको पढ़ाने के लिए ज़ोर उनके घर वाले नहीं देते हैं। लेकिन हम आज़ादी से पहले की बात पे जाएं तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं सिर्फ 45% या मान लीजिए 35% जो है लेडीज़ खाली पढ़ी होती थी। स्त्रियों को शिक्षित करने में कोई भी किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था।
तो इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो सीताराम जी ने भी इस पे बहुत किया है। तो इन्होंने ऐसी बहुत सी संस्थाओं को प्रेरणा दी, इनकी संस्थापक भी रहे और संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पे ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। अब महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन। तो जब महात्मा गांधी ने इस तरीके के आंदोलन का आह्वान किया तो ये भी जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया इन्होंने। कुछ साल तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे और इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके प्रमुख कार्य। साहित्य के क्षेत्र में इनके क्या कार्य रहे। अब देखिए, इन्होंने कुछ कृतियां लिखी, वैसे तो बहुत लिखी हैं, लेकिन कुछ के नाम हम यहाँ पर ला रहे हैं। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी है। ठीक है, तो नई याद और 2 भागों में जो 2 भाग हैं, कार्यकर्ता की डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी जो है ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। इनको पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये रहे सीताराम जी का जीवन परिचय। अब हम आ जाते हैं पाठ की तरफ। अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसकी तरफ क्या दिया है। इस पाठ में लेखक सीताराम सिकसरिया जी ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने बोला कि कांग्रेस अधिवेशन में ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि हर साल 26 जनवरी ये अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को, और ये डिसाइड किया गया कि हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसकी पहली वर्षगांठ 26 जनवरी 1931 को मनाया गया। अब ये सभी संपूर्ण भारत में हो रही थी, लेकिन कलकत्ता में किस तरीके से ये दिन मनाया गया ये दिखाया जाएगा। लेखक ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। अब जैसा कि हमने बोला कि उनके कलकत्ता वासियों के ऊपर एक कलंक था कि उन्होंने स्वतंत्रता में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया, और वही हुआ कि जब 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो जो है वो उनका ये था कि कलकत्ता वासियों ने ज़्यादा भागीदारी नहीं ली। तो अब जब पहली वर्षगांठ बन रही थी तो किस तरीके से मनाई गई, परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थी, यानी कि 1931 में ये पूरी तैयारियां थी। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे। अब आप बोलोगे 2000 रुपये तो बहुत होते हैं। अब ये मान लीजिए कि उस समय के 2000 रुपये आज के कम से कम नहीं तो 2 लाख के बराबर होंगे। ठीक है, लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था, ठीक है, कि हाँ ये स्वतंत्रता दिवस है, हमें पार्ट लेना है, झंडे फहराने हैं, बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से मनाया जाएगा ये लोगों के घर घर जाकर बात बताई गई थी। बड़े बाजार में प्रायः मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। अब क्या हुआ कि मनाना है तो भाई तैयारियां भी वैसी ही करनी है। कलकत्ता का बड़ा बाजार था, उन्हें हर घर में आपको झंडे लगे थे। जैसे कि आप लोग अभी देखते हैं ना कि भाई 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के आसपास हम लोग भी अपने घरों पे झंडे लगाते हैं, उसी तरीके से उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो भारतीय तिरंगा लगाना तो मतलब इम्पॉसिबल चीज़ थी। लेकिन जब उस दिन 26 जनवरी को मनाया जा रहा था 1931 को, तो समझ लीजिए कलकत्ता में बड़े बाजार के हर एक घर में तिरंगा झंडा फहराने का निश्चय किया गया और उन लोगों ने फहराए भी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ पे तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने कुल सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। फिर भी कई जगह सुबह से ही झंडा फहराया गया। अब देखिए क्या था कि ये तो डिसाइड हो गया, ठीक है, काउंसिल ने डिसाइड कर दिया था कि भाई पूरे सभी जगह आपको स्वतंत्रता दिवस मनाना है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने जो बड़े बड़े जितने भी नेता थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सभी के घर नोटिस भेज दिया गया कि आप लोगों को, अगर आप लोग इस तरीके की किसी भी सभा का आयोजन नहीं करेंगे और ना ही शिरकत करेंगे, अगर आप आयोजन करते हैं या शिरकत करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन ये तो डिसाइड हो चुका था करना है, तो भाई अंग्रेजी सरकार अगर चाहे जितने भी फरमान निकाल दे, कुछ नहीं, हम तो पार्ट लेंगे। एक ये चीज़ हुई थी। अब अंग्रेजी सरकार क्या थी, उसे भी अपना चाक चौबंद करना था कि किसी तरीके से ये ना मनाया जाए। तो अब ये डिसाइड किया गया था 4:45 पर जो है
वो मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया जाएगा, वहीं पर सभा होगी और वहीं पर शपथ ग्रहण किया जाएगा। अब जिस मॉन्यूमेंट के नीचे ये सारा आयोजन होना था, वहां पर सुबह से पुलिस लगी थी, सुबह 6 बजे से, कि ये लोग आए ही नहीं। अब जो है एक तो पूरा प्रबंध था, सभी ने, अब जहां अंग्रेजी सरकार मुस्तैद थी, वही तो भाई जिन्होंने तय किया था कि भाई हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है, उन सभी ने भी अपना आह्वान करना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने पुलिस पूरी तरीके से, मतलब सड़कों से जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह रहती है ना, वो सब गायब थी। इन्होंने क्या किया था, सारे पुलिस का जितना प्रबंध था, ये ज़्यादातर वो मॉन्यूमेंट, जिस पार्क में मॉन्यूमेंट था वहाँ पर ज़्यादा चाक चौबंद थी। किसी भी जगह पर कोई भी जुलूस, जत्थे, इन सभी की परमिशन नहीं थी। कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ करता देखा जाए तो लोगों को गिरफ्तार करने या उस जुलूस के ऊपर लाठीचार्ज कर देने के खुले आदेश थे कि किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है। अंग्रेजी सरकार ने ये चीज़ पूरी अच्छी तरीके से डिसाइड कर ली थी। अब सुबह 6 बजे, अब उन्होंने तो बहुत प्रबंध किया, लेकिन उसके बावजूद भी सभी जगह, लगभग मैक्सिमम जगह है, वो तिरंगे फहराया जा चुका था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तब उन्हें पकड़ लिया गया। अब ये था कि भाई सब लोगों ने घरों में तो फैलाए, लेकिन आप लोगों को बाहर नहीं निकलना था। अब बहुत सारे लोग जुलूस लेकर बाहर निकले, उसी में थे अविनाश बाबू। अब देखिए अविनाश बाबू कौन थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कौन थे, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ पर झंडा फहराया, श्रद्धानंद पार्क में। अब ये जो जगहों के नाम आ रहे हैं ना, लोगों के नाम आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही इन्होंने फहराया, तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि भाई इस तरीके से झंडा फहराने की मनाही थी। दूसरा था तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीशचंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरे कौन थे, हरीशचंद्र, ठीक है, हरीशचंद्र सिंह। अब इनको कहाँ, ये कौन थे, ये थे बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, ठीक है। क्या थे ये, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे। इन्हें कहां पर झंडा फहराने के लिए पकड़ा गया, बड़ा बाजार में तारा सुंदरी पार्क, बड़ा बाजार एक एरिया है, वहां पर तारा सुंदरी पार्क है, वहां पर इन्होंने जैसे ही झंडा फहराया, हरीशचंद्र सिंह ने, जो कि युद्ध मंत्री थे कांग्रेस कमेटी के, उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए। अब जाहिर सी बात है, अब मंत्री जी के साथ बहुत सारे लोग भी तो चलेंगे। अब पुलिस उन्हें पकड़ने आएगी तो मारपीट होगी तो चोट लगेगी। वही हुआ, चोट लगी, पकड़ लिए गए, सब कुछ हुआ। जो चीज़ चोट, मतलब अब जाहिर सी बात है, पुलिस लाठी चार्ज कर देती थी तो चोट लगती ही लगती थी। 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब औरतें भी इसमें पीछे नहीं थी, लड़कियां भी पीछे नहीं थी। भाई क्यों पीछे रहें, देश तो हमारा भी है। तो जहां इतने सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे, वहीं पर गुजरात सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया था, जिसमें बहुत सारी स्त्रियां थीं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। अब ये स्कूलों में भी चल रहा था। कहां पर हुआ ये, मारवाड़ी बालिका विद्यालय, यहाँ पर जो है लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया, स्कूल में ही फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। अब इस जगह सब कुछ हो रहा था। देखिए क्या होता है कि घटनाएं होती हैं, अब जो लोग देखते हैं, लेखक होते हैं, लिख तो देते हैं, लेकिन इनके अपने जो साक्षात सबूत होते हैं वो होते फोटो। आजकल तो क्या होता है, सभी के हाथ में मोबाइल है, फटाफट वीडियो बना लिया, पिक्चर क्लिक कर लिया। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, कैमरे लेके चलने पड़ते थे। तो इस तरीके के जितनी भी घटनाएं हो रही थी, इन सभी की फ़ोटो भी जगह जगह क्लिक करी गई। जहाँ जहाँ उत्सव हो रहे थे, झंडे फहराए जा रहे थे, सभी जगह जो है इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करी जा रही थी। दो तीन कई आदमियों को पकड़ लिया गया। अब 2-3 कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें पूर्णो दास तथा पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। अब 2-3 लोगों को पकड़ा गया। भाई सभी लोग जुलूस लेकर निकल रहे थे, ठीक है,
कई जगह 2-3 जगहों पर बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। अब यहाँ पर 2-3 कई आदमियों का मतलब यहाँ पर है 2-3 जगहों पर कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मेन थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनका जो है जुलूस निकलना था, तो इनका पूरा भार पूर्णोदास को दिया गया था। अब आप समझ गए कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग पकड़ेगा। अब ये जो मेन जो चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक, स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अब स्त्रियों ने भी इनमें पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया। उन लोगों ने भी कई जगह से जुलूस निकाला। देखिए क्या था, कलकत्ता के हर पार्ट से जुलूस निकल रहा था और इनको पहुंचना कहाँ था, मॉन्यूमेंट पे, जहां पर झंडा फहराकर शपथ पढ़नी थी, सभा होनी थी, वहीं पर आपका पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना था। और वहीं पर जाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी तरीके से रोक लगा रखी थी, पूरा पार्क घेर रखा था। लेकिन अब वहां तक पहुंचने के लिए कलकत्ता के हर एरिया से जुलूस निकल रहा था। कोई कहीं पर पूर्णोदास लेकर निकले, कहीं का पुरुषोत्तम राय लेकर निकले, तो इस तरीके से हर जगह से जुलूस निकलना शुरू हो चुका था। अब इनमें जो है स्त्री समाज ने अपना जुलूस निकाला, जो ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश। ठीक स्थान कहाँ, जहां मॉन्यूमेंट था, जहां पर झंडा फहराया जाना था। 3 बजे ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। अब क्या हुआ, 4:45 पर झंडा फहराया जाना था। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि 3 बजे तक पार्क के आसपास अच्छे खासे लोग जमा हो गए। अब लोग जमा तो हो गए, अब ये था कि अब उस भीड़ को तितर बितर करनी थी, तो इन लोगों ने भी बहुत चालाकी करी। अब अंग्रेजों का तो क्या था कि भाई लोगों को जमा नहीं होने देना। इन लोगों ने क्या किया, जो स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडा फहराने आए थे, इन्होंने अलग अलग टोलियों में जमा होकर इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी। अभी तक जो है, अभी तक के इतिहास में कलकत्ता में इतनी बड़ी सभा नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। अब ये उनको पता था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, तो उससे पहले ही पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था, कई धाराएं लगा दी थी, जिसके तहत शहर में कोई भी सभा होने की मनाही थी। किसी तरह की सभा ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाता। और जो कोई भी, एक तो पहले सभा नहीं होनी, और मान लो सभा हो जाती है तो उस सभा में जो शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने आयोजित की है, वो सभी दोषी करार दिए जाएंगे। अब दोषी करार दिए जाने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है कि मतलब उनको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था। सॉरी, मैं 4:45 पे दे रही थी, 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। तो समझ गए ना, मेरी मिस्टेक, मैंने थोड़ा टाइम में ध्यान नहीं दिया। 4:24 पे वो झंडा मॉन्यूमेंट पे फहराया जाना था और शपथ पढ़ी जानी थी। और 3 बजे तक पार्क के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। अब पुलिस भी तैनात थी, लोग भी जुलूस लेकर खूब अच्छे खासे निकले। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। ठीक है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। अब बहुत ज्यादा कोशिश करी गई मगर पुलिस उनको रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई, कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। ठीक है, वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। ठीक है, पुलिस क्या है, बहुत तेजी से लाठियां चला रही थी, जिसमें क्षितिज चटर्जी का सर फट गया। अब बहुत सारे नेता थे, उनमें कौन थे, क्षितिज चटर्जी। उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़ के झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप में भेज दिया गया। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े नेताओं को अगर पकड़कर जो है वो लॉकअप में डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा सा जुलूस बिखर जाता है, और यही हुआ। पकड़ा गया, उनको डाला गया, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई जुलूस बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब भी लोग आगे की तरफ बढ़ते ही रहे। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब क्या, स्त्रियां तो ने झंडा फहरा दिया, अब स्त्रियां जो है वहां से चली तो साथ में, अब स्त्रियां चल रही तो साथ में और भी, वही जो जुलूस चल रहा है साथ साथ में और भी लोग उसके साथ जुड़ते गए।
पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए जिसमें बहुत आदमी घायल हुए। तो समझ में आया, पुलिस ने झंडे फहराए जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए, क्योंकि देखिए जुलूस के लिए, सभा करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अब कितने इकट्ठा हुए थे, आप ये मान लो कि 400-500 लोग तो इकट्ठा हुए होंगे। अब उनको तितर बितर करने के लिए, इतनी सारी भीड़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि लाठीचार्ज कर दो। लाठियां बरसाई गई तो इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोग घायल भी होंगे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। अब वो जो जुलूस वहां से चला था स्त्रियों के साथ, उस पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन धर्मतल्ला तक आते आते, अब ये जगहों के नाम हैं कलकत्ता में, वहां पर आते आते वो जुलूस टूट गया। करीब 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गईं, जिसे पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। तो लाल बाजार जो है जेल था, वहां पर उन लोगों ने उन स्त्री को, अब जितनी बाकी तो तितर बितर हो गया, कुछ स्त्रियां वहीं अपनी जगह पर बैठ गईं। अब वो करीबन 50-60 महिलाएं थीं, उनको पकड़ा गया और पकड़कर लाल बाजार थाने भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। अब दूसरी तरफ से एक और महिला का जत्था आ रहा था, जिसका नेतृत्व कर रही थी विमला देवी, जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं बैठ गईं। अब स्त्रियां जो दूसरी तरफ से आ रही थी विमला देवी के नेतृत्व में, उन्हें बहू बाजार पे, देखिए एक कहां तोड़ा गया, धर्मतल्ले पर तोड़ा गया, दूसरा जो स्त्रियों का जत्था था उसे बहू बाजार पर तोड़ा गया। अब देखिए, या तो कलकत्ता का मैप ले तब समझाएं, उससे बेटर है आप जगहों के नाम याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहू बाजार पे दूसरा जो जुलूस था वो तोड़ा गया, लाठीचार्ज हुई, कुछ महिलाएं वहीं बैठ गईं और उन्हें भी वहीं पकड़ लिया गया। 1.5 घंटे बाद एक लॉरी में बैठाकर लाल बाजार लाया गया, वो वहीं बैठ गई, उन्हें भी पकड़ा गया और उनको भी सबको कहाँ लाल बाजार लाया गया। अब धर्मतल्ले पे जो जुलूस तोड़ा गया था उसमें जो 50-60 औरतें गिरफ्तार की गई थी, उन्हें लाल बाजार लाया गया। फिर उसके बाद बहू बाजार के मोड़ पर जो जुलूस टूटा, वहां से जो औरतें पकड़ी गई उन्हें भी लाल बाजार ही लाया गया। ब्रजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई। अब ये सब बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्हें याद रखना होगा आपको। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। अब देखिए, इतनी तादाद में, अब अंग्रेजों का क्या था, उनके पास जैसे आज इतनी व्यवस्थाएं हैं, उतनी व्यवस्थाएं उस समय भी नहीं थी। और लोग बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो पहले ये लोग क्या करते थे, उस समय तितर बितर करने के लिए लोगों को पकड़ लेते थे, पकड़ के लाके या तो गाड़ी में रखे रहते थे या लॉकअप में डाल देते, जैसे प्रबंध होता था। लेकिन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद उन सबको छोड़ दिया जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ भाई, 4:24 पर जो है उन लोगों को वहाँ पर जाने से रोकना था किसी तरीके से। तो जगह जगह से लोगों को पकड़ा गया, पकड़ करके एक जगह इकट्ठा किया जाता था और फिर रात होते होते छोड़ दिया जाता था कि भाई आज तुम्हें ये काम करना था, नहीं कर पाए, कल फिर करोगे तो फिर पकड़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरीके से होता था। बड़े बड़े नेताओं को जो पकड़ा जाता था उनको कई दिन तक रखा जाता था। लेकिन बहुत सारे जो छोटे कार्यकर्ता होते थे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा जो हो जाती थी, उनको क्या किया जाता था, उनको होल्ड किया जाता था 3, 4, 5 घंटे और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था। यही यहाँ पर कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे कि पहले कहा ही गया है कि कलकत्ता ने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट नहीं लिया। इसी कलंक को मिटाने के लिए ये दिन, आज के दिन 26 जनवरी वाले दिन, लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया। औरत हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इवन कई कई जगह तो बच्चों तक को देखा गया था, ये बात है। तो अब जब इतना बड़ा आंदोलन ही पहली बार हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी भी पहली बार हुई होगी, है ना। तो इतनी ज़्यादा लोग पहली बार कलकत्ता में गिरफ्तार किए गए थे। अब कलकत्ता के अंग्रेज़ों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि वहाँ जो अंग्रेज़ थे, जो चाक चौबंदी, कि भाई ये लोग तो अपना आराम में, अपने में मस्त रहने वाले, ये लोग इतना नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि बताया मैंने, पकड़ते थे, एक जगह इकट्ठा करते थे और रात में 9 बजे छोड़ देते थे। करीब 200 लोग घायल हुए। अब जो एक चीज़ बताई जा रही है कि कितने लोगों ने पार्ट लिया, तो इसका कोई एक ध्यान तो नहीं है कितना। करीबन 200 लोग घायल हुए, ये चीज़ हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन घायलों को जहाँ पर मरहम पट्टी करी जा रही थी, वहाँ इनकी फ़ोटो भी खींची जा रही थी, ताकि बाद में इन लोगों ने भाग लिया था इस चीज़ के बारे में बताया जा सके। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। अब कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे, इनका कोई अंदाज़ा नहीं। ठीक है।
लेकिन हाँ, लॉकअप में स्त्रियों की संख्या, क्योंकि स्त्रियां भी पकड़ी गई थी, जो बहु बाजार और धर्मतल्ले पर जो जुलूस तोड़े गए थे, वहां से जो स्त्रियां पकड़कर लाल बाजार लाई गई थी, वहां के लॉकअप में करीबन 105 स्त्रियां रखी गई थी। तो इसलिए स्त्रियां इतनी गिरफ्तार की गई थी ये पता है, लेकिन पुरुष कितने गिरफ्तार हुए थे इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कि 200 लोग घायल हुए, 105 स्त्रियां जो हैं वो पकड़ी गई। तो 200 और 105, 305 तो यहाँ हो रहा है। अब बाकी और कितने लोग हैं उनका लमसम हम लगा सकते हैं, तो 400-500 लोग, 500 तो हम मान के चल रहे हैं कि 500 लोग होंगे, मिनिमम 500 लोग होंगे। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो कलंक धुल गया था कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता है। तो ये कलकत्ता वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जैसा मैंने बताया कि उनके ऊपर एक कलंक लगा हुआ था कि भाई ये लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर इन सारी चीज़ों में पार्ट नहीं लेते, कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने पार्ट नहीं लिया। तो इस तरीके की जो एक कलंक कलकत्ता वासियों पर लगा था वो कहीं ना कहीं आज के दिन मिट गया था। तो देखिए ये एक पाठ का सार था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत सारे लोगों के नाम थे, तो इनको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो आपको आगे भी काम में आने वाला है। तो ये चैप्टर था, इस तरीके से हमने आपको जो है एक इस एक्सट्रैक्ट रूप जो होता है वो हमने आपको बता दिया कि ये पूरा चैप्टर था। वैसे तो चैप्टर में थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बहुत लेंदी करके बताई गई थी, लेकिन हमने तब भी इसको आपको थोड़ा जो है सार रूप में बताया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब क्या, अब हम करेंगे इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्या करने वाले? एनसीईआरटी क्वेश्चन। अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाती। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं पढ़े। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको दिए ही जाते हैं कि इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन्हीं के पैटर्न पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो रेडी रहिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सोल्यूशन का, जिन्हें हम ध्यान से करेंगे। फिर उसके बाद एज यूजुअल आपको डीपीपी दी जाएगी जिसका हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार फटाफट तैयारी के साथ कि हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।